हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब जहां लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शायद जल्दी ही अपना ऑर्डर सुना सकती है ऑन दी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ फाइल पिटिशंस पर, वहीं अभी भी मुद्दे ऐसे उठ रहे हैं जो इस एक्ट के खिलाफ है। अभी भी कुछ पिटिशंस, कुछ प्लीज सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रही है, वो भी स्पेशली इन दी वेकेशन मंथ। और वैसे ही एक प्ली वापस से सीजेआई बीआर गवई के सामने आई है। तो अब इस प्ली में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा ऑर्डर दिया है, चलिए देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 27 मई 2025 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल मैटर वापस से उठा। वक्फ एक्ट 1995 को लेकर वापस से मुद्दे गर्म हुए और इसी में एक रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई है इस एक्ट को चैलेंज करते हुए। अभी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने और कोई नहीं बल्कि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय लेकर मौजूद थे, जिनके क्लाइंट है निखिल उपाध्याय। और बेंच और किसी की नहीं बल्कि सीजेआई की थी बीआर गवई, और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशी भी इस बेंच का हिस्सा थे। अभी जैसे ही मैटर कोर्ट के सामने आता है तो बहुत ताज्जुब सी बात है कि सीजेआई बीआर गवई शॉक दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक 1995 एक्ट को साल 2025 में चैलेंज किया जा रहा है। इसलिए सीजेआई बीआर गवई ने स्टार्टिंग में ही पूछा कि ये 1995 का एक्ट 2025 में क्यों चैलेंज हो रहा है, इतना डिले क्यों। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 3 दिन की इंटेंस हियरिंग जब सुप्रीम कोर्ट में हुई थी इस नए एक्ट के खिलाफ फाइल पिटिशंस पर, तो उसमें सीजेआई बीआर गवई ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि वे नए एक्ट के साथ पुराने एक्ट के खिलाफ जो फाइल पिटिशंस है उन दोनों को कंबाइन नहीं करने वाले, वो सिर्फ 2025 पर फोकस करने वाले हैं। इन सारी बातों के कंटेक्स्ट में जब ये नया प्ली, नई रिट पिटिशन उनके सामने आई तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद इसे डिसमिस कर दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि रिट पिटिशन काफी डिलेड है, सीजेआई बीआर गवई ने कहा भी, वी विल डिसमिस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। यू आर चैलेंजिंग द 1995 एक्ट इन 2025, व्हाई शुड वी अलाउ दैट। हालांकि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने यहाँ ये क्लियर किया कि उनका चैलेंज सिर्फ 1995 एक्ट तक सीमित नहीं है, सिर्फ उस एक्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि साल 2013 पर जो अमेंडमेंट्स लगाए गए थे उसके खिलाफ भी है। हालांकि सीजेआई बीआर गवई ने इस आर्गुमेंट को भी लाइटली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इवन देन 2013 टू 2025 12 इयर्स का डिले है। तो यहाँ पर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि वो बहुत सारे ही पुराने लॉज जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 के खिलाफ चैलेंजेस सुन ही रही है, वो भी चैलेंजेस जिनके पिटिशन साल 2020 या 21 में फाइल हुए थे। हालांकि ये सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिले का इशू उठाया ही, पर सरप्राइजिंगली उन्होंने इस मैटर को डिसमिस नहीं किया। और एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को, और इस नए पिटिशन को एक पुराने पेंडिंग मैटर के साथ टैग कर दिया है जो ऑलरेडी वक्फ एक्ट को चैलेंज कर रही है, स्पेशली द 1995 वक्फ एक्ट। अब इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी से क्लैरिफिकेशन मांगा था। तो उन्होंने एएसजी भट्टी ने बताया कि जो बैच पिटिशंस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चैलेंज कर रही है उनमें अभी तक 1995 एक्ट का चैलेंज अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर इस नए प्ली को 1995 वक्फ एक्ट को चैलेंज करने वाले पिटिशंस के साथ टैग किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यही ध्यान में रखते हुए इस केस में नोटिस इशू कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स तक को और इवन यूनियन टेरिटरीज को भी, यानी कि अब पूरे देश के सरकारी स्टेक होल्डर्स इस केस के पार्टी बन चुके हैं। पिटिशन को एग्जिस्टिंग मैटर के साथ टैग कर दिया गया है जो वक्फ एक्ट को लेकर सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उठा रही है। पर देखते हैं कि इस केस में पिटिशनर का मेन क्वेश्चन क्या है, क्यों उनके हिसाब से वक्फ एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है। अब निखिल उपाध्याय ने अपने पिटिशन में वक्फ एक्ट 1995 के कई प्रोविजंस को चैलेंज किया था और इवन उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया। उन्होंने चैलेंज किया था सेक्शन 3 सबसेक्शन आर, 4, 5, 6 सबसेक्शन 1, 7 सबसेक्शन 1, 8, 28, 29, 33, 36, 41, 52, 83, 85, 89 और 101, जो कि साल 2025 के अमेंडमेंट के बाद भी फोर्स में है। उन्होंने आगे ये आर्ग्यू किया कि ये प्रोविजंस आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, 25 से लेकर 27 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस
को वायलेट करते हैं उनके खिलाफ है। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये भी था कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट लॉ है, जबकि दूसरे किसी और रिलीजियस कम्युनिटी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज के पास ऐसा सेंट्रलाइज्ड और स्टैट्यूटरीली बैक्ड मैकेनिज्म नहीं है। तो पिटिशनर का यही कहना था कि ये सिचुएशन एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है, एक ऐसी लीगल सिस्टम जहां पर सिर्फ एक रिलीजियस कम्युनिटी को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाए जा रहे हैं जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है। अब पिटिशनर ने सेक्शन 3R में जो वक्फ की डेफिनेशन दी गई है उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया। एज पर लॉ, वक्फ इज अ परमानेंट डेडिकेशन बाय अ मुस्लिम ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस recognized by Muslim law as pious, religious और चैरिटेबल। तो पिटिशनर ने यहीं पर आर्ग्यू किया कि ये डेफिनेशन बियॉन्ड जुडिशली और एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेजेबल लिमिट्स है, मतलब ये इतना वेग है कि इस पर जुडिशियल ओवरसाइट या प्रॉपर रेगुलेशंस मुश्किल है। उनका ये भी कहना था कि डेफिनेशन को तब तक वैलिड नहीं माना जा सकता जब तक कि क्लियर नहीं होता कि जो प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो चुकी है वो लॉफुल सोर्स से अक्वायर्ड है। अगर किसी ने इलीगली प्रॉपर्टी को ग्रैब करके वक्फ डिक्लेयर कर दिया है तो उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने का जिम्मा स्टेट पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चैलेंज मुतावली की डेफिनेशन को लेकर थी। पिटिशनर ने कहा कि इस टर्म का डेफिनेशन कम्प्लीटली वेग है, इस वजह से वक्फ बोर्ड या अथॉरिटीज अपनी डिस्क्रिप्शन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ होगा। एक और मुद्दा था स्टेट की फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट का। पिटिशनर ने कहा कि जब स्टेट पब्लिक मनी से वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे करवाती है तब वो इनडायरेक्टली एक रिलीजियस कम्युनिटी को फेवर करता है। क्या हिंदू, सिख, क्रिश्चियन या जैन रिलीजियस ट्रस्ट के लिए भी स्टेट ऐसे सर्वेस कंडक्ट करवा सकती है? और अगर नहीं तो ये इक्वलिटी का वायलेशन है। उनका सजेशन था कि अगर सर्वे करना बहुत जरूरी है तो इसका खर्चा वक्फ बोर्ड दे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। अब इसी के साथ पिटिशनर का सबसे बोल्ड स्टेटमेंट आया, बोल्ड आर्ग्यूमेंट आया कि एक कॉमन या यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए रिलीजियस ट्रस्ट और एंडाउमेंट्स के लिए। अब इसका मतलब ये है कि चाहे हिंदू टेम्पल की बात हो रही हो या मॉस्क की बात हो रही हो, सब पर एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स और लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब ये सजेशन इनडायरेक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड के ब्रॉडर डिबेट से जुड़ा हुआ है, जहां पर्सनल लॉज और रिलीजियस ऑटोनॉमी को कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू किया जा रहा है। अब ये केस सिर्फ एक पिटिशन का हिस्सा नहीं है बल्कि एक लार्जर डिबेट का हिस्सा बन चुका है, जो कि इंडिया में सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स और लीगल इक्वलिटी को लेकर चल रही है। अब पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या फिर माइनॉरिटी कमीशंस एक्ट पर इंटेंस लीगल स्क्रूटनी जारी है। वक्फ एक्ट को चैलेंज करना उसी एक लीगल स्क्रूटनी में नेक्स्ट स्टेप बन गया है। अब बात ऐसी है कि कोर्ट अगर इस मैटर को एंटरटेन कर लेता है तो ये आने वाले समय में रिलीजियस एंडाउमेंट्स, रिलीजियस ट्रस्ट और उनके राइट्स को लेकर बहुत बड़ी बात कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो मैटर को रिजेक्ट नहीं किया है। CJI BR गवई का टोन क्लियर था, इतनी देर से क्यों, 1995 का लॉ अभी याद आया। पर अगर कोर्ट सब्सटेंटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर ज्यादा फोकस करे तो लिमिटेशन का जो स्टैट्यूट है, जो लिमिटेशन का इशू है, वो पीछे छूट सकता है। इसके साथ ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोर्ट इस मैटर को सच में सुनेगी या लिमिटेशन के पॉइंट पर ही इसे डिसमिस कर सकती है। अब वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ जो चैलेंज ये नया सा आया है, उसने वापस से इंडिया में सेक्युलर फ्रेमवर्क और लीगल यूनिफॉर्मिटी के सवालों को सामने ला दिया है। इस मैटर का आउटकम बहुत ही लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो क्या इंडिया एक सेक्युलर स्टेट होने के नाते हर रिलीजन को बराबरी का हक देगा या कुछ ट्रेडिशंस और हिस्टोरिकली मॉन्यूमेंट्स को अलग ट्रीटमेंट मिलेगी? ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।